नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब उसने अपना दायित्व संभाला, उसके बाद हर रोज कुछ ना कुछ धमाकेदार हो रहा है और उसके कारण धीरे धीरे पिछले 15 साल से ममता बनर्जी ने अपने गुंडों के साथ, अपने नेताओं के साथ, अपने अधिकारियों के साथ जो यहाँ पर माफिया राज चालू किया था, जो करप्शन सिंडिकेट चालू किया था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और हर रोज इसका ग्राउंड लेवल रिपोर्ट लेके रात को 8 बजे मैं आपके सामने आ रहा हूँ और लगातार हर रोज आते रहूंगा। आज भी बहुत सारे धमाकेदार न्यूज यहां पर हुआ है। एक करके उसका हाईलाइट पहले आपको दे देता हूं। पहले ही जो न्यूज सबको चमका रहा है वो है फलता का सेल्फ प्रोक्लेम्ड पुष्पा जहांगीर खान, जो इलेक्शन के पहले ही धूम दबा के भागा, वो जहांगीर खान को अभी हाई कोर्ट में लगा बड़ा झटका। ये बात चल रहा है कि आज जहांगीर खान अरेस्ट हो जाएंगे, उसके पूरे जानकारी आपको देंगे। उसके बाद जो सेकेंड न्यूज आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएमसी, इनका जो म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन है, ये गरीबों के लिए जो टारपुलिन बांटा जाता था, जो एड आता था गवर्नमेंट से, वो चोरी कर रहा था, वो पकड़ा गया और 80 लाख कैश के साथ वो गिरफ्तारी हो गया। उसके बाद जो डिपोर्ट का काम चालू कर दिया, बोला था ना ये भाजपा गवर्नमेंट आएंगे तो अभी तो डिटेक्ट हुआ है, डिलीट हुआ है, लेकिन डिपोर्ट भी चालू होगा। वो डिपोर्ट का काम चालू होते ही बसीरहाट में जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर रहा है, जो अवैध बांग्लादेशी है वो लोग भागने के मूड में है। उसके बाद जो हो रहा है सबसे चौंका देने वाला, टीएमसी का जो एमपी एमएलए है जो भाजपा को इतना गाली देते थे, अभी शुभेंदु अधिकारी जी जो प्रशासनिक बैठक कर रहा है वहां पर सारे एक करके पहुंच रहे हैं। ममता दीदी के बात और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सारे जो एमपी है एमएलए है अभी दूसरे रास्ते देखने का कोशिश कर रहे हैं और ये लेके ममता दीदी का चिंता और भी बढ़ रहा है। और सबसे बड़े बात है मालदा का मोथाबाड़ी, जहां पे आपको याद है एसआईआर के टाइम जो जजेस थे उसको अपहरण करने का कोशिश किया गया था, जहां पर एनआईए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 2 महीने के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन खत्म करो। वहां पर रात भर तलाशी चला और 15 एंटी इंडियन को वहां से पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। ये सारे चीज हो रहा है, लेकिन ये सारे चीजें से भी इंपॉर्टेंट जो आज बंगाल का न्यूज फीड में पूरा दिन चला, पूरा मीडिया जिसके ऊपर फोकस कर रहा था वो था दबंग वीडियो, ममता बनर्जी के गुंडे वीडियो, प्रशांत बर्मन का अरेस्ट। क्यों अरेस्ट हुआ, कौन है ये प्रशांत बर्मन? ये कल रात को ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अरेस्ट हो गया, जब न्यू टाउन, मतलब कोलकाता का जो हार्ट माना जाता है, सॉल्ट लेक सिटी उसके बाजू का ही इलाका है न्यू टाउन, वहां पर ड्रंक थे, पूरे के पूरे उसका हालत खराब थे और रास्ते में एक जो मजदूर होता है उनको धक्का मार दिया। बाद में पब्लिक ने उसको घेर लिया, पुलिस आया और वो अरेस्ट हुआ। लेकिन बस यहाँ पर ही इसका काले कारनामा खत्म नहीं होता। इसका जो काला कारनामा है, जैसे ये माफिया राज चलाते थे, जैसे इनके ऊपर अपहरण और मर्डर के चार्जेस है, वो सुन के आप चौंक जाओगे और आपको समझ में आएगा क्यों पूरा दिन पूरा बंगाल का मीडिया ये प्रशांत बर्मन केस में फोकस कर रहा था। इसका काले कारनामा सारे सामने लेके आऊंगा, लेकिन उसके पहले कल रात को क्या हुआ था, एक बंदे जो इसको पकड़ने में सबको हेल्प किया था, उसने किया था फेसबुक लाइव। 10 मिनट से भी ज्यादा लाइव था, लेकिन आपके लिए चुने हुए एक इंपॉर्टेंट पार्ट 3-3.5 मिनट का एक फुटेज मैं पहले दिखा दूंगा। शायद कुछ वर्ड्स है जो बंगाली में है आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं वो भी आपको समझा दूंगा। पहले ये फुटेज देख लीजिए। আমি হঠাৎ একটি কারণে ফেসবুক লাইভে এসেছি, আপনারা নিশ্চয়ই চিনতে পাচ্ছেন। এই যে চিনতে পাচ্ছেন, এই হচ্ছে প্রশান্ত বর্মন। সেই ভিডিও মনে পড়ছে, যে ভিডিও দুর্নীতিগ্রস্ত সেই ভিডিও। ও ড্রিঙ্ক করে গাড়ি নিয়ে আসছিল মেয়েকি পাঞ্জাবের সামনে দিয়ে, এদের মুখে মাস্ক পড়ছে, লজ্জায় মুখে মাস্ক পড়ছে, ড্রিঙ্ক করে গাড়ি নিয়ে আসছিল। হ্যাঁ দেখুন খামটা দেখুন, খাম করে দিয়ে ড্রিঙ্ক করে যাচ্ছে। এই সেই ভিডিও প্রশান্ত বর্মন, সেই ভিডিও দুর্নীতিগ্রস্ত ড্রিঙ্ক করে যাচ্ছে মেয়েকি পাঞ্জাবের সামনে দিয়ে। এই যে ধাক্কা, এই যে দেখুন কিভাবে ধাক্কা মেরেছে গাড়ি। এই সাইডে দেখলে বুঝতে পারবেন, এই যে সাইডে দেখুন, এই সাইডে দেখুন, এই সাইডে দেখলে বোঝা যাবে যে কত জোর ধাক্কাটা মেরেছে। এত হলে ড্রিঙ্ক করেছে, উনি লজ্জায় নামতে পারছেন না গাড়ি থেকে। আমি বলবো টেস্ট করুন, একবার টেস্ট করুন, উনার অ্যালকোহল টেস্ট করুন একবার। আপনি দাঁড়ালেন না কেন? আপনি যখন দেখলেন, আপনি একটা ভিডিও, আপনি যখন দেখলেন
কিসের ফোন রাখবো? ফোন হাত দেবেন না। ওই দিন শেষ, ওই দিন শেষ দাদা, ওই দিন শেষ আর নেই। ওই দিন শেষ দাদা, ওই দিন নেই, দাদাগিরি দিন শেষ। অনেক করেছেন, অনেক করেছেন। করাপ্টেড। আমি, আমাকে চেনেন? আমার নাম কি? আমার নাম কি? আর কি নাম আছে আমার? তুমি একটু শান্ত থাকো। ড্রিঙ্ক করে তো ভুলভাল বকলে হবে না। কিভাবে ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছিলেন সেটা বলেন। আপনার বিবেক আছে, মানসিকতা আছে? ইনি প্রশান্ত বর্মন, চিনেন তো? বেশি ফালতু কথা ভিডিও করো না। কেন? এক থাপ্পড় মেরে কান চাপা। স্যার থাপ্পড় মারবো বলছে। আর কি বোকাচোদা বলছেন? কাকে বলছেন? কাকে বোকাচোদা বলছেন? কে গাল দিচ্ছেন কেন? আমাকে অ্যারেস্ট করে দিন তো। হ্যাঁ, আরে নিয়ে যা। গাল দিচ্ছে আবার। অ্যারেস্ট করে দিন। ওনার ভিডিও করার ক্লিয়ার আছে? হ্যাঁ আছে। রব নেবেন না তো? নেতা হয়েছি। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে বেশ। আমিও দেখ। বলে রাখলাম। হ্যাঁ কি বলে রাখলে? কি করবে? কাকে থ্রেট দিচ্ছেন? আমার বড় গলা। কাকে থ্রেট দিচ্ছ দাদা? অন্যায় করেছো আবার থ্রেট দিচ্ছ। হ্যাঁ, আমি যদি অন্যায় করে আমি ফাঁসি নিয়ে নেবো। তো অন্যায় করনি তুমি? একে লাগেনি? চলে দে না। আমি কেন ফাঁসিতে চলবো? আইন আছে, দেশের আইন আছে। তুই চলে যা না। মোবাইলটা কেন? স্যার মোবাইল কাটছে দেখুন স্যার। এই যে স্যার মোবাইল কাটছে দেখুন। আস্তে আপনি মোবাইল হাত দেবেন মোবাইল হাত দেবেন না বলে দিলাম। মোবাইল হাত দেবেন ওনার অর্ডার ওনার অথরিটি আছে ওনার অর্ডার আছে? আমি পাবলিক। থেকে প্রবলেম নিয়েছে। আমি পাবলিক। আমি তোকে public করছি। হ্যাঁ ভিডিও করো আমি ভিডিও করছি। হ্যাঁ করো। মিচুকের ছেলে পুলিশের সঙ্গে ইন্টারেস্ট নিচ্ছি। স্যার ড্রিঙ্কের লেভেলটা একটু টেস্ট করলে ভালো হতো স্যার। না মা মোবাইল নিন। ড্রিঙ্কের লেভেলটা টেস্ট করলে ভালো হতো। করো। করবে তো? আসবে তো, পুলিশ নিয়ে যাবে তো? হ্যাঁ, নিয়ে যাও। হ্যাঁ যাবেই তো, আসবে। আমি তো অনুরোধ করবো পুলিশকে, আমি তো পুলিশকে অনুরোধ করবো। কি বলবো? কি চাচ্ছিস তুই? আমি চাইছি আপনি যে অন্যায়, ফাঁসি? আপনি যে অন্যায়টা করেছেন, না, প্রশান্ত মানে ফাঁসি যাচ্ছি? ফাঁসি কেন চাইবো আমি? না, যখন গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাঁ। হয়েছে তুই ছিলি? শাস্তি হবে, হ্যাঁ, অন্যায় শাস্তি তুই হবে। ছিলি? এই ভাই বলবে, ভাই কতটুকু লেগেছে, কতটুকু লেগেছে? হ্যাঁ? হ্যাঁ? হ্যাঁ। তুই কোথায় ছিলি? গায়ে হাত তখন? দেবে না, গায়ে হাত দেবে না, কত টাকা খাই? গায়ে হাত দেবে না, তুই কি এখানে সিন্ডিকেট রাজ করিস? গায়ে হাত দেবে না। তুই সিন্ডিকেট রাজ সেটা করিস? মানুষ বলবে। ও তৃণমূলের যেমন হ্যাঁ। সিন্ডিকেট করেছিলি, আচ্ছা। এখন নতুন নতুন সিএম হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আচ্ছা আছে, বল বল কি বলবি তুই বল। আসছে ঠিক যে। বল। খেলাটা আমি জমিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ বল। স্যার ড্রিঙ্কের লেভেলটা টেস্ট করুন না একটু স্যার, হ্যাঁ, ড্রিঙ্কের লেভেলটা টেস্ট করুন। খেলা ঠিক জমে যাবে, শুধু অপেক্ষা করো। CNN আমলে কি করছি? মমতা ব্যানার্জি আমলে কি করেছি? এখানে বললাম তো। রাজা ছিলি। দেখো না একটু পরে ড্রিঙ্ক লেভেলটা বেরাক, ঠিক হয়ে যাবে খেলা। ঠিক আছে। देखा दोस्तों, प्रशांत बर्मन बीडीओ राजगंज। हालांकि वो सस्पेंडेड है अभी, लेकिन कौन है ये प्रशांत बर्मन? ये खुद को दबंग वीडियो बोलते थे। क्यों? क्योंकि उत्तर बंगो का जो राजगंज एरिया है, जहां पर वो एथलीट सपना बर्मन कैंडिडेट हुआ था इस बार, तो वहां से ये वीडियो हुआ करते थे और ये खुद को दबंग बोलते थे। क्यों? क्योंकि इनको जो मानना है, इसको जो बोलना है कि ये किसी को नहीं छोड़ते थे। तृणमूल का जो बड़े से बड़े गुंडे हैं उसके भी ये पकड़ लेते थे और वो जो भी काले कारनामे कर रहे थे उसके अगेंस्ट ये केस कर रहे थे। अब सुन के तो लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया है, ये क्या रॉबिन हुड है? क्योंकि तृणमूल में जो डाका डालते थे, जो गुंडे वहां पर नेता बन गए थे, उसके ऊपर ये दादागिरी कर रहे थे। नहीं, इसको रॉबिन हुड समझने का कोई जरूरत नहीं है। ये था एक लैंड माफिया। वहां पर जितना भी जमीन है वो हड़पने के काम इसका था और जो टीएमसी लीडर्स वो सारे चीज करते थे ये उनके ऊपर चढ़ जाते थे, क्योंकि ये पूरे जो इलाका है उसका जो कंट्रोल है इसके हाथ में रखना था। और इसलिए ये ममता दीदी का इतना पसंद का था। क्यों? क्योंकि ये प्रशांत बर्मन का अगर बैकग्राउंड देखेंगे, ये जैसे हमारा आईपीएस आईएएस ऑफिसर होता है यूपीएससी के थ्रू, वैसे ही वेस्ट बंगाल कैडर में जो होता है उसको WBCS देना पड़ता था। तो वो जो WBCS का एग्जाम था वहां पर ये प्रशांत बर्मन ने एक भी आंसर नहीं लिखा, ब्लैंक पेपर सबमिट कर दिया। इसको 0 मिला था एक्चुअल में, यही एलिगेशन है इसके अगेंस्ट। फिर भी ये घूस देके तस्करी करके इसको वीडियो बनाया गया। यही था ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोग बहुत ही प्यारे थे। अभी इस प्रशांत बर्मन जब ये सारी चीज करते थे, ममता बनर्जी ने जब देखा कि भाई प्रशांत बर्मन उनके जो गुंडे नेता है उसको भी टैकल कर रहा है, उसके भी हैंडल कर रहा है, तो इसका अच्छे खासा सरकार में मजबूत पकड़ बन गया। और फिर इनका जो फॉर्मूला होता है ना, जो इनका MP दोला सेन ने भी बोला था, ओपनली ममता बनर्जी में भी बोला था
कि भाई अब टीएमसी के नाम में पैसा वसूल रहे हो तो आपको 25% अपने पास रखने का हक है, लेकिन 75% जो है वो आपको ऊपर महल तक पहुंचना पड़ेगा। वही काम क्या प्रशांत बर्मन कर रहे थे? क्यों ये एलिगेशन आ रहा है? क्योंकि 29 अक्टूबर 2025 वहां पर न्यू टाउन के जात्रागाछी करके एक इलाका है, उसके खाल के पार से मिलता है सॉल्ट लेक का गोल्ड का व्यापारी सपन कमिल्ला का बॉडी। मर्डर हो जाता है वो, और ये सपन जी के जो फैमिली है वो आरोप लगाता है कि इसके पीछे ये जो दबंग वीडियो सेल्फ प्रोक्लेम दबंग है प्रशांत बर्मन, इसका हाथ है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक्सटॉर्शन के लिए ये प्रशांत बर्मन उसको टॉर्चर कर रहे थे, मेंटली टॉर्चर चल रहा था, उसके ऊपर फोन में थ्रेट कॉल आ रहा था, बहुत प्रेशर डाला जा रहा था, और वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उसके पास पैसा है ही नहीं था। और इसलिए प्रशांत बर्मन ने उसको अपहरण किया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। जब ये एलिगेशन उठा तो ये प्रशांत बर्मन सीधा चला गया बारासात और विधाननगर का जो लोअर कोर्ट है वहां पर। क्यों? क्योंकि ये सारे केसेस में वहां पर जाके ही पहले आपको लोअर कोर्ट में आपका बात बोलना है, और यहाँ पर बारासात और विधाननगर में जब वो पहुंच जाते हैं तो उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है। लेकिन ये इंसिडेंट सामने आने के बाद ही, इसका काले कारनामा सामने आने के बाद ही हम लोग क्या किया, हम लोग मीडिया वाले बहुत हंगामा मचा दिया, पूरे बंगाल के सामने ये चीज सामने लेके आ गया, और उसके बाद पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ा। तो पुलिस चला गया सीधे सीधे हाई कोर्ट, और वहां पर जाते ही ये प्रशांत बर्मन का बेल रिजेक्ट हो गया। जब इसका बेल रिजेक्ट हो गया तो प्रशांत बर्मन सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी कुछ फायदा नहीं मिला। उन्होंने भी बोला हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया वो सही है, और 23 जनवरी 2026 उसके अंदर आप सरेंडर करो। लेकिन इसके बाद प्रशांत बर्मन भाग जाता है, पुलिस इसका कोई नामो निशान नहीं मिलता इनको पास। एक्चुअली ऊपर से ऑर्डर था, ममता बनर्जी का ऑर्डर था क्या, इसलिए प्रशांत बर्मन को पुलिस ढूंढ ही नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे केसेस है, जब भी टीएमसी के बहुत ही क्लोज किसी के अगेंस्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो जाता है, जब उसका अरेस्ट एकदम पक्का हो जाता है, तभी वो गायब हो जाता है और पुलिस को कोई नाम निशान नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी पब्लिक का प्रेशर था तो इसको सस्पेंड किया गया। इतने दिनों तक ये प्रशांत बर्मन को नहीं मिला था, हमने सोचा वो देश छोड़ के भाग गया, लेकिन कल रात को मिल गया न्यू टाउन, जहां पर फुल्ली ड्रंक था, एकदम 100% से भी ज्यादा ड्रंक था। उसका बात में भी आपको समझ में आ रहा है कैसे वो बात कर रहे हैं। और फिर एक बंदे को वो धक्का दे देता है, वहां पर लोग उसको पकड़ लेता है, पुलिस आते हैं और उसके बाद वो अरेस्ट होता है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होता है। ये प्रशांत बर्मन जैसे और कितने हैं, WBCS में ममता बनर्जी ने कितना घोटाला किया, कैसे वो ब्लैंक पेपर देके जीरो मिलने के बाद भी उसको जॉब मिले है, वो सारे चीज अभी सामने आएंगे। ममता बनर्जी के काले कारनामा का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आएंगे। उसके बाद ये जो गोल्ड व्यापारी थे जिनके उसने अपहरण किया और मर्डर किया, ऐसे कितने केसों में उनका इन्वॉल्वमेंट है, किसका इंस्ट्रक्शन से ये सारी चीज करते थे, और ये सारी चीज करने के बाद भी उसको पुलिस क्यों नहीं टच करते थे, वो सारे सच भी सामने आएंगे। और यहाँ पर आएंगे तो बात शांति निकेतन तक पहुंचेगा, यहाँ तक आएंगे तो बात कालीघाट तक पहुंचेगा। तो इसके मतलब प्रशांत बर्मन का जो एपिसोड यहाँ से चालू हुआ, वहां से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक पहुंचने का एक तरीका पुलिस को मिल गया है, और इसलिए ये सारी चीज लेके बंगाल में आज इतना हंगामा हो रहा है। ये था प्रशांत बर्मन एपिसोड। ये प्रशांत बर्मन एपिसोड आपको अच्छे लगा तो आपके लिए मैं कुछ खुश खबरें अभी लेके आने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बस 17 मई से ये हिंदी चैनल फिर से चालू किया और आप लोगों को इतना प्यार, आप लोगों का इतना आशीर्वाद मिला, मैं तो चौंक गया हूँ। ऑल इंडिया लेवल का जो ऑडियंस है, आपको शतों कोटि नमन। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बस ये कुछ दिनों से भी 7-8 दिन से भी कम है, आपने 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचा दिया। ये आपके बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और इसलिए मैंने 3 डिसीजन लिया है, आपके लिए 3 खुश खबरें लेके आया हूं। अभी से प्रियो बंधु हिंदी जो है वो यूट्यूब के साथ साथ आपको फेसबुक में भी मिलेगा। मतलब हमारा जो फेसबुक का दोस्त रहेंगे वो प्रियो बंधु हिंदी पेज में जाके वहां से डायरेक्ट दे पाएंगे। 1-2 दिन में मैं वो ऑप्शन चालू कर दूंगा, कल या परसों से आपको प्रियो बंधु हिंदी फेसबुक में भी मिलने वाला है। दूसरी जो खुशखबरी है वो है जे आप लोगों को बहुत सारे सवाल आ रहा है और आप लोग बोल रहे हैं कि ये सवालों का आप आंसर
आंसर दे दो, क्योंकि बंगाल के बारे में और भी आपको जानना है, लेकिन सारे सवाल का जवाब देना तो पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए अलग सा एपिसोड करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी से हमने डिसाइड किया है कि हर रोज रात को 8 बजे हम लोग जो वीडियो देते हैं उसके अगेंस्ट आप लोग जो सवाल हमको भेजेंगे नेक्स्ट डे दोपहर 12 बजे तक, और वो यूट्यूब का जो सुपर थैंक्स बटन है उसके थ्रू अगर भेजते हैं तो चुने हुए 5 सवालों का जवाब हम नेक्स्ट एपिसोड के नेक्स्ट दिन का रात को 8 बजे जो एपिसोड आएगा वहां पर जरूर देंगे। यूट्यूब का जो सुपर थैंक्स बटन है वहां से हमारा मदद कीजिए और आपका क्वेश्चन वहां पर डालिए। चुने हुए 5 क्वेश्चन का हर रोज हम सवाल, आपका जो सवाल है उसका हम जवाब देंगे। और तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारा जो एक्सपर्टाइज है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, वो अभी तक हम लोग बंगाल लेवल में कर रहे थे। अब ये पूरा डेटा का काम हम पूरा भारत में करना चाहते हैं और उसके लिए पूरा के पूरा एक नए चैनल हम लेके आ रहे हैं। वो चैनल हालांकि एग्जिस्ट करता है लेकिन वहाँ पर अभी वीडियो हम नहीं डालते हैं। तो प्रियो बंधु भारत ये जो चैनल है ये बस अगले कुछ 4-5 दिनों में हम फिर से चालू कर देंगे। पहले जो 5-10 दिन था उसका फ्लो ठीक करने के लिए वहाँ पर ऐसे ही जैसे प्रियो बंधु हिंदी में एपिसोड देते हैं वैसे एपिसोड वहां पर देंगे, लेकिन उसके बाद पूरा के पूरा ओपिनियन और एग्जिट पोल का जो डेटा है वो आपके सामने रखेंगे। बंगाल का स्टोरी कैसे चेंज हो रहा है वो आपको सामने जैसे रखेंगे, ऐसे ही यूपी में क्या होने वाला है, कर्नाटक में क्या होने वाला है, पंजाब में क्या करने वाला है, वो सारी चीज हमारा टीम जो डेटा लेके आएंगे वो ओपिनियन वो एग्जिट पोल सारे चीज आपको प्रियो बंधु भारत में मिल जाएगा। तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे हम 2-4 दिन में ही वहां पे भी वीडियो डालना चालू कर देंगे। अभी आते हैं और सारे जो इंपॉर्टेंट बात जो बोल रहे थे। पहले ही आ रहा है जहांगीर खान का बातों में। आपको याद है ये जहांगीर पुष्पा खान जो खुद को बोलता था मैं झुकेगा नहीं, झुका नहीं, भागा। अब चूहे के तरह किसी गर्तों में जाके घुस गए हैं, लेकिन अभी वो क्या अरेस्ट होने वाला है? क्योंकि आज 2 कांड हो गया कलकत्ता हाई कोर्ट में। इनके नाम में पहली 7 एफआईआर था, जिसके लिए जहांगीर खान भागे भागे चले गए कोलकाता हाई कोर्ट कि मुझे इलेक्शन के हटाने से लिए ये लोग ऐसे एफआईआर कर रहे हैं तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो हाई कोर्ट ने भी बोल दिया था कि भाई चलो इलेक्शन तक तो इसको टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कैंडिडेट है, इसको लड़ने दो। बात वहां से वो भाग गया, इलेक्शन अभी खत्म हो गया और महामान्य कोलकाता हाई कोर्ट आज क्लियरली बोल दिया कि ये सारे जो एफआईआर है ये एफआईआर खारिज करने के लिए जहांगीर खान के तरफ से कोई भी पिटीशन नहीं आया था। ये बस इलेक्शन के लिए प्रोटेक्शन चाह रहा था तो हमने दे दिया। अभी इलेक्शन खत्म हो गया तो इसके मतलब जहांगीर खान का और कोई प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं है। पुलिस अपने कार्रवाई कर सकते हैं और यहाँ पर हाई कोर्ट कुछ भी रोक टोक नहीं डालेंगे। ऊपर से और एक इंसिडेंट हो गया 2019 में इस जहांगीर खान के अगेंस्ट एक एफआईआर हो जाता है, लेकिन हर बार जब वो कोलकाता हाई कोर्ट में आ जाता है उसका प्रोटेक्शन मिलता है और वो प्रोटेक्शन एक्सटेंड हो जाता है। पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर पाता था। अभी उस केस में भी जो उसका प्रोटेक्शन था वो आज तक है और उसके बाद वो खत्म हो रहा है और इसके आज उसका हियरिंग नहीं हुआ। उसके मतलब हियरिंग नहीं होता है तो वो प्रोटेक्शन भी आज के बाद गया। अभी यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि पहले जहांगीर खान के नाम में जब एफआईआर होता था उसको प्रोटेक्शन कैसे मिल जाता था और उसके अगेंस्ट पुलिस का कार्रवाई क्यों करने नहीं दिया जाता था? यहाँ पर 2 रीजन हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो ऑनरेबल जजेस है कोलकाता हाई कोर्ट का उसको बहुत टेंशन में काम करना पड़ता है। कुछ भी डिसीजन वो अगर टीएमसी नेता या टीएमसी पार्टी के अगेंस्ट लेता है, टीएमसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लेते थे तो उसके जो कोर्ट है वो चलने नहीं दिया जाता था, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो जाता था, उसके ऊपर हंगामा हो जाते थे और पुलिस कुछ नहीं ढूंढ पाते थे। तो ये जजेस को इस सिचुएशन में काम करना पड़ा। तो ममता बनर्जी के गवर्नमेंट ऐसे महाजंगल राज क्रिएट किया, इसलिए डर के मारे जजेस को वहां पर देना पड़ता था। ये एक सवाल उठ रहा है और दूसरे बात भी आ रहा है वो है जहांगीर खान तो है टीएमसी का नेता, तो यहाँ पर जो मामला होता था वो स्टेट वर्सेस पर्सन होता है। तो स्टेट जो है एडवोकेट जनरल जो है वो ममता बनर्जी के इंस्ट्रक्शन से जो भी ऐसे गुंडे नेता है उसके अगेंस्ट कुछ भी बयान नहीं देते थे, कुछ सवाल नहीं करते थे और इसलिए इन लोगों को मिल जाता था प्रोटेक्शन। अभी गवर्नमेंट चेंज हो गया तो गुंडे का कोई छाड़ नहीं है और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का जो वकील है वो चेंज हो गया और फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट भी समझ रहा है कि इन लोगों को प्रोटेक्शन देंगे तो गुंडेगर्दी बढ़ जाएंगे जो यहाँ से खत्म होना चाहिए और इसलिए हाथ खोल दिया। और ये सारे इंडिकेशन देके लग रहा है कि जहांगीर खान
अब तो ये जाने वाला है। अब तो इसको पुलिस का इंटरोगेशन में आना पड़ेगा, इनको अरेस्ट होना पड़ेगा। और जहांगीर खान जो अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड है, वो अगर अरेस्ट हो जाता है तो मामला क्या वहां पर खत्म हो जाएगा, शांतिनिकेतन तक नहीं आएंगे। इसके मतलब अभिषेक बनर्जी एक से बढ़कर एक केस से कभी घिर रहे हैं। ममता बनर्जी के तरफ पुलिस जो इंटरोगेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो धीरे धीरे जा रहा है, रास्ता तो बन रहा है। और इसके लिए कालीघाट कैमक स्ट्रीट में बहुत टेंशन बढ़ रहा है। टेंशन बढ़ने का और भी कारण है, क्योंकि ये दो बंदे को आप अच्छे से देखिए। लेफ्ट साइड में जो बंदा है, जो येलो टी शर्ट में है, इसका नाम है दीपंकर भट्टाचार्य। बादुरिया करके यहाँ पर जो नॉर्थ 24 परगना में एक असेंबली है, वहाँ पर एक म्यूनिसिपैलिटी है। उस म्यूनिसिपैलिटी का ये चेयरमैन है, टीएमसी नेता है। इसके अगेंस्ट करप्शन का चार्जेस बहुत दिन से है, लेकिन पुलिस कुछ स्टेप नहीं ले पा रहा था। अभी जब गवर्नमेंट चेंज हुआ, उसके बाद ये दीपंकर भट्टाचार्य वो पूरा के पूरा गायब हो गया। उसको ढूंढने में भी नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जो हुआ, इसके घर में इसका कुछ गार्डन हाउस था और इसका जो पार्टी ऑफिस था, वहाँ से 4000 टारपुलिन मिला। ये जो एरिया है बादुरिया, नॉर्थ 24 परगना, ये सुंदरबन एरिया में एक्चुअली आते हैं। और यहाँ पर आपको मालूम है कि टीएमसी वाले जितना घोटाला किया, जितना करप्शन किया, तो यहाँ का लोगों को जो है आवास का घर नहीं मिला है। और यहाँ पर भयंकर तरीक़े से टाइफून टॉर्नेडो आ जाता है, कभी आइला आता है, कभी अम्फान आते हैं। और उसके बाद टीएमसी वालों बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल से फंड आएगा और वहाँ से वो चोरी कर पाएगा। और देखिए, ये जो गरीब जिसके घर नहीं है, वो टाइफून के कारण वो चला गया है, उसके लिए एक टारपुलिन बहुत बहुत अहम बात रखता है। लेकिन ये सारे चीज़ ये टीएमसी नेता चोरी कर रहे थे, इसको खुले बाजार में बेचते थे। जो गवर्नमेंट से आ रहा है, जो गरीबियों के लिए आ रहा है, ये लूट रहे थे। तो वो सारी चीज़ मिलने के बाद इसको पुलिस बहुत बहुत ढूंढ रहे थे और उसको एक होटल से पकड़ लिया। जब होटल से पकड़ लिया, इसके साथ 80 लाख का कैश भी मिला, बहुत सारे सामान मिला। मतलब ये भागने के मूड में था, ये अरेस्ट हो गया। दूसरे एक बंदा को मिला जो राइट साइड में है, उनका नाम है गौतम आरी, जो पाथर प्रतिमा, मतलब साउथ 24 परगना में है, बट वो सुंदरबन एरिया में ही है। तो वो पाथर प्रतिमा का ये लोकल लीडर है तृणमूल कांग्रेस का। ये भी जितना भी गवर्नमेंट का एड आता था, वो टारपुलिन हो सकता है, वो मछलियों को खिलाने के लिए फूड हो सकता है, सारे चीज़ ये चोरी कर लेते और अपने अपने जो गोडाउन है वहाँ पर जमा करते थे और उसके बाद खुले मार्केट में ये बेच देते थे। तो वहाँ पर जनता जाके अभी प्रोटेस्ट कर दिया, पुलिस आया, उसको भी अरेस्ट कर लिया। इसके मतलब टीएमसी का स्कैम कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे है, आप समझ लीजिए। ये कुछ नहीं छोड़ते थे। शुभेंदु दादा एक अच्छी बात बोलते थे कि टीएमसी इस बार वापस आ जाएंगे तो आपका किडनी भी बेच देंगे। सच में ऐसी हालत में ये लोग आ गए थे। एक भी चीज़ ये नहीं छोड़ते थे चोरी करने के लिए। और जो चीज़ मैं बार बार बोलता हूं कि टीएमसी नेता 2011 के पहले एक बीड़ी को 3 बार बुझा के पीते थे, इतना गरीब थे। अब सभी का हालत ऐसे हो गया, सभी के पास ऐसे बड़े बड़े कार हो गया, इसके पास जो घर है, इसके पास जो प्रॉपर्टी है, दुबई में अकाउंट है, ये बस 15 साल में बना लिया। तो ममता बनर्जी और उसका पार्टी कैसे बंगाल को लूटा, पूरा बंगाल को कैसे डाका डाला, ये सारे सबूत है आपके सामने। उसके बाद और एक चीज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, वो है अवैध बांग्लादेशी को लेकर। आपको मालूम है कि जब एसआईआर चालू हुआ था तो बांग्लादेश बॉर्डर में बहुत सारे ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी का लाइन लग रहा था, जो भाग रहा था। और वहां पर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे थे कि कहाँ है रोहिंग्या, कहाँ है बांग्लादेशी, ये एसआईआर क्यों हो रहा है। अभी ये एसआईआर के कारण बहुत सारे नाम, सारे नाम को तो घुसा दिया था टीएमसी वालों ने, अभिषेक बनर्जी ने, और बोला था आप चिंता मत करो, हम आपको रख देंगे। बट यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने एडजुडिकेशन लेके आया, तब पता चला कितना बांग्लादेशी, कितना रोहिंग्या का नाम वहाँ पर है। और उसके बाद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाके कितना नाटक किया। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के राय के बावजूद कोलकाता हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में जजेस आया, जिसने ये डॉक्यूमेंट्स चेक किया, और उसके बाद बहुत सारे नाम, 27 लाख नाम जो है वो अभी वोटर लिस्ट के बाहर है। लेकिन यहाँ पर सुनाई जा रहा था कि ममता बनर्जी इनको बोल दिया था, टीएमसी वालों इनको बोल दिया था कि आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम अगर 26 में जीत जाते हैं तो आपका नाम वापस वोटर लिस्ट में डाल देंगे। और अगर अभी ऐसे नहीं होता है तो आपको जो गवर्नमेंट का एड मिलता है, लक्ष्मी भंडार मिलता है, स्वास्थ्य साथी मिलता है, सबको मिलेंगे, बस आप वेट कीजिए। और अब वोटिंग मशीनरी में काम करो। तो ये वोटिंग मशीनरी तो इस पर काम नहीं किया, और नए गवर्नमेंट बना तो वो लोग बोल दिया कि भाई अभी तो 3D का लास्ट डी डिपोर्ट चालू हो जाएगा। यहाँ पर होल्डिंग सेंटर चालू हो गया,
और सीधे बात बोल दिया कि भाई ऐसे कोई अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मिलता है तो पुलिस को देने का जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट बीएसएफ के पास दो, वो होल्डिंग सेंटर में रखेंगे और उसके बाद बीजेपी के साथ बात करेंगे और उसको डिपोर्ट कर देंगे। और अगर कोई ज़्यादा कोई कुछ बदतमीजी यहाँ पर करने आएंगे ना, उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये लोग समझ गया ममता दीदी तो गई, हम तो बंगाल में नहीं रह सकता है, इंडिया में नहीं रह सकता है और इंडिया का जो पैसा है वो खा नहीं सकता है। तो अभी क्या करेंगे, अभी भागने का है। तो वो जो बसीरहाट एरिया है वहाँ पर हकीमपुर बोल के एक बॉर्डर है, वहाँ पर हर रोज 100, 200, 300, 500 पूरा लाइन लग रहा है बांग्लादेशियों का। और ये अभिषेक बनर्जी जो पूछ रहे थे ना कहाँ है बांग्लादेशी, उसको बोलूंगा आ जाए हकीमपुर और देख ले कहाँ है बांग्लादेशी जिसको इतने दिन उसने वोट बैंक बना के रखा और पूरा बंगाल को लूटा। वो सारे चीज अभी क्लीन अप हो रहा है। और एक मजे की बात भी हो गई, पहले तो होता था कि ममता बनर्जी की रिजिम जहां पर जो विरोधी है उनको बुलाया नहीं जाता। अब शुभेंदु अधिकारी जी हो गया सीएम, तो उन्होंने बोला कि भाई पॉलिटिक्स के टाइम जब डेवलपमेंट में काम करना है वहाँ पर जो अपोजिशन में है जो सत्ता में है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोकल जनप्रतिनिधि होता है ना उनको सबको मीटिंग में बुलाओ। और ये लोग भी समझने लगे हैं। तो यहाँ पर आज जो बसीरहाट एरिया है वहाँ पर नॉर्थ 24 परगना में एक ऐसे प्रशासनिक बैठक था और वहाँ पर टीएमसी का एमपी काकोली घोष दस्तीदार जो बारासत से जीती है वो आ गए, देगंगा से अनिसुर रहमान विदेश जो टीएमसी का एमएलए है, बादुरिया से बुरहान उल मुकद्दीन लिटन जो टीएमसी का एमएलए है, हरवा का अब्दुल मोतिन जो टीएमसी एमएलए है, स्वरूपनगर, बसीरहाट दक्षिण, मीनाखा सारे जगह से जो टीएमसी का एमएलए है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का वो प्रशासनिक बैठक में आ गया। और सबका यह बोल रहा है कि भाई अगर माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए सबके साथ काम करना है तो हमको भी तो उनके साथ ही काम करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम काम करेंगे उसके साथ। और इसलिए आ गए मीटिंग में। लेकिन इतना ही ईजी है इक्वेशन। आपको बोला था ना कि ममता बनर्जी की जो मीटिंग बुलाया गया था ना उन्होंने ये इलेक्शन जीतने के बाद, वहां पर एमएलए नहीं आ रहा है। ये काकोली घोष दस्तीदार जो बारासत का एमपी का नाम ले रहा हूं, उन्होंने सीधे बात टीएमसी का जो पोस्ट में था वहां से रेजिग्नेशन दे दिया। और ये बात सुनने में आ रहा है ये लोग सारे भाजपा के लिए भी दरवाजा ओपन कर रहा है, उनमें जाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि भाजपा उसको एंट्री नहीं दे रहा है। तो ये कांग्रेस के साथ बात करना है, तो इसके मतलब ममता बनर्जी का जो पार्टी है वो बिखर रहा है। आपको बोला था ना कि ये ममता बनर्जी का पार्टी टीएमसी एक बार सत्ता से जाने के बाद इनका नामो निशान नहीं रहेंगे। ये सारे एमपी एमएलए का इस मीटिंग में ज्वाइन करने का, ममता बनर्जी का बात नहीं मानने का यही सबूत नहीं दे रहा है, ये बात उठ रहा है। और ऊपर से और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कांड हो गया था एसआईआर के टाइम, जब जजेस को वहां पर अपहरण करने का कोशिश किया गया था, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था। वो मुकम्मल या ऐसे कुछ तो नाम है, आपको याद है, जो भारत विरोधी काम कर रहे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए काम कर रहे थे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर बोल दिया कि भाई ये जो एनआईए इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो ये लगातार कंटिन्यूअस आप नहीं कर सकते हो, अगले 2 महीने के अंदर आपको ये इन्वेस्टिगेशन क्लोज करना पड़ेगा। और उसके बाद ही एनआईए का तामझाम बहुत बढ़ गया। और उसके बाद कल रात कालिया चौक और मोथाबाड़ी ये जो रीजन है, मतलब जहां पर ये अवैध बांग्लादेशी सबसे ज्यादा रहता है बोल के माना जाता है, यहाँ पर जितने भी कांड होता है जैसे नकली नोट छापना, गोल्ड का तस्करी करना, ये सब यहाँ पर चलता है। और यहाँ पर इन लोगों का इतना दबदबाव है, पुलिस इतने दिन कुछ नहीं कर पा रहा था, तो इसको क्लीन अप करने का जरूरत है। तो एनआईए ने रात भर वहां पर छापा मारा और 15 लोगों को अरेस्ट कर लिया। अभी तक जो अरेस्ट का इस इंसिडेंट से है 65 क्रॉस कर गया है। और ये सारे चीज अभी तक किसी को बेल नहीं मिला है। इसके मतलब जो क्वेश्चन अभिषेक बनर्जी पूछ रहे थे, जो सवाल ममता बनर्जी उठा रही थी कि बांग्लादेशी रोहिंग्या किधर है, ये एनआईए इन्वेस्टिगेशन में सारे एक एक करके सामने आ रहा है। इसके मतलब जो सोनार पश्चिम बंगों का सपना हम देख रहे थे, जो क्लींजिंग का जरूरत था वो चालू हो गया, जो डेवलपमेंट के लिए हम देख रहे थे वो हम देख रहे थे। और इस वेस्ट बंगाल को अंधेरा में ढकेल देने वाला टीएमसी पार्टी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी धीरे धीरे अपने पूरे सिंडिकेट के साथ खत्म हो रहा है। और यही असली सोनार पश्चिम बंगो, उसका निशान सामने आ रहा है। क्या बोलेंगे दिन भर का ये सारे अपडेट लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्ते।